नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में बायोलॉजी का सेक्शन देख रहे थे। बायोलॉजी के सेक्शन में हमने सबसे पहली बात जो सीखी थी वो हमने सीखी थी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। कैसे हमारे इस जगत में, इस अर्थ में लाइफ का एग्जिस्टेंस आया, पहले कौन से ऑर्गेनिज्म बने, किस किस तरीके से वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए और आज हम ह्यूमन बीइंग के रूप में इस एक कंप्लीट अपना जो फॉर्मेशन है वो कर पाए हैं। और आज भी हम क्या कर रहे हैं, आज भी हम इवोल्यूशन की इस प्रोसेस पे जारी हैं। तो इसी क्रम में जो इवोल्यूशन हुआ वो न सिर्फ हमारे क्रम में हुआ है बल्कि ये सेल्यूलर लेवल में भी हुआ है। इस बात को हमने पिछले लेक्चर में देखा था। पिछले लेक्चर में हमने एक ब्रॉड आइडिया सीखा था। किस बारे में? हमने सीखा था कि एक सेल क्या होती है, सेल के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक होलसम आइडिया कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा सेल अपने आप में एक फंक्शन को कैरी करता है, अपने आप में एक लाइफ को कैरी करता है। इस बात को हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो इस लेक्चर में अभी ये जो हमारा नया लेक्चर है इसमें हम लोग सेल के बारे में ही जानने वाले हैं। लेकिन इस बार हम सेल को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, इसके सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गेनल के बारे में, और फिर फाइनली हम देखेंगे इस न्यूक्लियस के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और उसमें बेसिकली क्या क्या फंक्शंस होते हैं इस बारे में सीखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली स्टडी ऑफ सेल को लेकर के है। सेल की हम लोग इन डेप्थ स्टडी आज करने वाले हैं। आज के टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आपके एमपीपीएससी से या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस सेल वाले पार्ट से, आज हम उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और उन सारे क्वेश्चंस को जो पूछे जाते हैं उन्हें हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल जिसे कि क्या कहा जाता है, जिसे कि साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी है ना। साइटो का मतलब ही सेल होता है और लॉजी मतलब उसकी स्टडी करना। तो सेल की स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें सीखी थी, इंपॉर्टेंट बातें जो कि क्वेश्चंस के रूप में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो वो बातें क्या थी कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। ये तीन क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अगर नेचर में पूछा जाए कि नेचर में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो नेचर में आप बताएंगे कि नेचर में सबसे बड़ी सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इस बात को, है ना। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी सेल है ना। लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे, नेचर में सबसे लॉन्गेस्ट सेल, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचर की, कि नेचर में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल में एक रेनिन फाइबर करके है, रेनिन फाइबर, इसका नाम आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो ये है ना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात पूछी जाए कि स्मॉलेस्ट सेल पूरे नेचर में कौन सी है, तो वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम है ना। ये क्या हो गई, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल। ये किसकी बात करें, अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर में ये तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी, लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी। यही बात आपकी पूछी जा सकती है कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से होते हैं। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अगर यही क्वेश्चन अगर ह्यूमन बॉडी को लेकर के पूछे जाएं आपसे कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल है ओवम, ह्यूमन बॉडी में, है ना। ये बेसिकली एग ऑफ फीमेल एग होता है, वही ओवम कहलाता है ना। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल है ना।
जो कि आपकी ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी फंक्शंस, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, वो सब इसी नर्व सेल के कारण परफॉर्म होते हैं। तो ये हमारी कैसी है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल है ना। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल कौन से होते हैं, तो स्पर्म सेल्स को स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है, सबसे जो छोटी सेल है ह्यूमन बॉडी में। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ओवम, नर्व सेल और स्पर्म सेल्स, तो ये क्या है, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल हैं। तो इस तरीके से ये बिगिनिंग क्वेश्चंस हैं, एकदम शुरुआत क्वेश्चंस। अगर आपसे एकदम जनरल लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी के लिए, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोगों को देख लेना था। बेसिकली जब हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में हमसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्ज़ाम में इन ऑर्गेनल से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। एक तो इनके डिस्कवरर पूछे जाते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि ये जो टर्म है, ये जो ऑर्गेनल का नाम है, ये नाम किसने दिया है। और तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है ऑर्गेनल के संबंध में, वो पूछी जाती है कि इसका फंक्शन क्या होता है ना। और कई बार कुछ ऑर्गेनल्स के, कुछ सेल के ही अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, उनके क्या पूछे जाते हैं, कई बार उनके ऑर्गेनल्स के पूछा जाता है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है ना। तो हम इन तीनों बातों को कवर करेंगे कि हम सबसे पहले उसके डिस्कवरर किसने फाइंड आउट किया है ना, फिर उसके बाद हम उसके फंक्शंस को देखेंगे, और फिर उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस की हम बात करेंगे। एक एक करके हम इन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सेल के बारे में ये पढ़ लिया था कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरे यूकैरियोटिक। ये भी हमने जाना था कि कैरियन बेसिकली किसे कहा जाता है, ये न्यूक्लियस को कहा जाता है। न्यूक्लियस का नाम है कैरियन, न्यूक्लियस को, है ना। तो न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहेंगे, तो न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी कहेंगे, ठीक है, कैरियोलॉजी। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी हम ध्यान रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था, प्रोकैरियोटिक का मतलब एक ऐसा सेल जो कि सबसे पुराना सेल है, जिसमें कि पूरी तरीके से सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो डीएनए मटेरियल रहता है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है, कम विकसित डीएनए मटेरियल होता है, और प्लाज्मा इसके अंदर होता है ना। और साथ ही साथ सेल वॉल में अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है, तो वो सेल वॉल किस तरीके की पाई जाती है, वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की पाई जाती है ना। इस तरीके की कुछ बातें इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से पूछी जाती हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। यूकैरियोटिक देखा था। यूकैरियोटिक और जो सेल होती हैं, वो यूकैरियोटिक सेल मोस्ट एडवांस सेल हैं। इनके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। तो ये उन ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या क्या होता है, ये बात हम लोगों को देखनी थी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, न्यू टाइप के जो फंक्शंस हैं, न्यू टाइप के जो सेल्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आज हम लोगों को इन्हीं यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है कि ये जो ऑर्गेनल्स हैं, ये किस किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों ही प्रकार के सेल क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि उसमें तैरते हुए रहते हैं। तो इस तरीके के यूकैरियोटिक जो भी सेल्स हैं, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। और ये यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हम देखें, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स ही कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 2 पार्ट में। और एक क्या कहलाते हैं, प्लांट सेल, और दूसरे एनिमल सेल, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को देखनी थी आज के लेक्चर में। ठीक है। तो देख लेते हैं, है ना। सेल की बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो जैसे बैक्टीरिया वाला जो सेल था,
है ना, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए मटेरियल प्रेजेंट था, और यहाँ पर ये कुछ माइकोप्लाज्मा या फिर प्लाज्मा था इसके, साइटोप्लाज्म इसके पास मौजूद था। ये एक डीएनए मटेरियल था, डीएनए मटेरियल, ठीक है, और साइटोप्लाज्म था। और ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन थी वो बेसिकली किसकी बनी हुई थी, तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन, या फिर कई बार इसे सेल वॉल भी कह देते हैं कि सेल वॉल है इसकी ये, और ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई है ना। अब हम देख लेते हैं, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियोलस भी होता है जहाँ पर क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह होते हैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम बना लेते हैं कि ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें काफ़ी सारे राइबोसोम्स बना दिए, ठीक है। राइबोसोम कुछ बाहर भी होते हैं, ठीक है। ये कुछ लाइसोसोम्स वगैरह बना दिए जो कि सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। एक गोल्जी एपरेटस बना दिया, ठीक है। ये गोल्जी एपरेटस भी क्या काम करेगा कि ट्रांसपोर्ट वगैरह का फंक्शंस का परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये सब बातें हो गई। इसी में एक सेंट्रोसोम या फिर क्रोमेटिन्स वगैरह, इसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया ये हो गया किसका, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। और एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो ये भी क्या कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये जो बाहर है इसे क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये क्या है, आपस में ट्रांसफ़र कर सकती है मटेरियल्स को, है ना। ये अंदर भी कुछ सब्सटेंस को ले सकती है और सब्सटेंस को बाहर भी छोड़ सकती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन एक पार्शियल बॉडी है, ठीक है। इसे अभी हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है किसकी, वो बनी होती है लिपिड्स की, या फिर प्रोटीन्स की, या फिर फॉस्फोलिपिड्स हम कहें, है ना। ये किसकी बनी हुई होती है, जैसे ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई थी बैक्टीरिया वाली, ऐसे ही ये जो एनिमल सेल है ये कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये दोनों जो हम बनाने जा रहे हैं तो ये क्या होंगी, ये यूकैरियोटिक सेल्स होंगी, ये यूकैरियोटिक सेल्स होंगी, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है, तो ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये एनिमल सेल की है। ये फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली क्या हैं, तो हम देखेंगे कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स से ही मिलकर के ये क्या होती है, ये मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। और ये प्रोटीन्स बनाने का भी कौन कौन काम कर रहा होता है, तो राइजोबियम वगैरह काम कर रहे होंगे। जब हम इनके ऑर्गेनल्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब हम वहाँ पर इन सब की बातें कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम एनिमल सेल में बात करें तो एनिमल सेल में बेसिकली पाई जाती है एक सेल वॉल, इस सेल वॉल के अंदर ही होती है क्या, एक सेल मेम्ब्रेन इसी तरीके से। और इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो, जैसे न्यूक्लियस इसका सबसे बड़ा ऑर्गन था, सबसे बड़ा पार्ट था, वैसे ही प्लांट सेल में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे होते हैं।
प्लांट सेल में सबसे बड़ा साइज वैक्यूल्स का होता है। ये बेसिकली क्या जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है या फिर ऑर्गेनल्स वगैरह जो भी बचा हुआ पार्ट होता है या फिर उसे हमें बाहर निकालना होता है, तो बेसिकली वैक्यूल्स में वो सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। यहाँ पर प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसमें बेसिकली वाटर होता है, सबसे ज़्यादा वाटर कंटेन होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल को अपना फूड खुद ही बनाना है। अगर उसे फूड अपना खुद ही बनाना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी और भी चीज़ें, उन चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि फूड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस सबसे बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, न्यूक्लियस एकदम साइड में होता है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है प्लांट सेल का। बाकी गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी होते हैं, राइजोबियम वगैरह भी होते हैं, कुछ लाइसोसोम वगैरह भी होते हैं, और साथ ही साथ कुछ एक प्लास्टिड्स करके भी पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम कुछ टाइप्स में बांटते हैं। जैसे कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। तो इनकी भी हमें क्या करनी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है। तो ये क्या हो गए, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए और ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गए, एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। तो लगभग चीज़ें वही पाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके जब हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, सारी की सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, किस किस बात को क्या क्या कहा जाता है, किस किस चीज़ों को किस तरीके से समझा जाता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी खोज किसने किसने की, इन सब बातों को जब हम देख रहे होंगे, इन सब बातों को हम सीख रहे होंगे, तो हम एक एक करके सभी के ऑर्गेनल्स का फंक्शन बताएंगे। पहले हम उन ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को बताएंगे जो कि सब दोनों में कॉमन है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो भी ऑर्गेनल्स हैं, है ना, उनकी हम बात करेंगे, चाहे वो एनिमल सेल के में एक्स्ट्रा हो, चाहे वो फिर प्लांट सेल में एक्स्ट्रा हो। ठीक है, उनकी बात करेंगे। और फिर फाइनली सबसे लास्ट में हम पढ़ रहे होंगे, फाइनली सबसे लास्ट में न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो न्यूक्लियस के बारे में चर्चा होने के बाद डीएनए और आरएनए को समझेंगे, और उन डीएनए और आरएनए किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उस बात को समझेंगे। और इस तरीके से ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होगा, है ना। तो इन सब बातों को हम लोगों को समझना है। तो आइए एक एक करके हम ऑर्गेनल्स के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले हम लोगों ने बात करी सेल मेम्ब्रेन और आपकी सेल मेम्ब्रेन और साथ ही साथ ये जो सेल वॉल की बात की, है ना। तो सेल वॉल जो प्लांट सेल में बनी हुई थी, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी हुई थी वो किसकी बनी हुई थी, तो वो बनी हुई थी सेल्यूलोज की या फिर काइटिन की। काइटिन का नाम आप याद रखेंगे। काइटिन दरअसल ये एनिमल सेल में तो पाया जाता है, साथ ही साथ ये जो इंसेक्ट की जो सेल्स हैं, है ना, इंसेक्ट्स की भी जो सेल्स हैं उनकी भी बाउंड्री किसकी बनी हुई होती है, तो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस काइटिन का आप नाम याद रखेंगे, है ना। और जो एनिमल सेल की बात की, तो एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन थी, इसी तरीके की सेल मेम्ब्रेन किस में भी पाई जाती है, प्लांट सेल में भी पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही नहीं पाई जाती, वो प्लांट सेल में भी पाई जाती है। प्लांट सेल में उसके अलावा और क्या पाया जाता है, तो उसके अलावा सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, और या फिर हम क्या कहें, काइटिन की, है ना। सेल्यूलोज और काइटिन साथ में मिला करके। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क आ जाता है,
तो अगर हम एनिमल सेल देखें या फिर हम अपनी मसल्स वगैरह देखें तो ये इतनी हार्ड नहीं होती, एकदम सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि हम एनिमल्स को क्या करना होता है, एनिमल सेल्स को मूव करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। जबकि प्लांट को क्या करना होता है, प्लांट को एक ही जगह पे खड़े रहना होता है, तो उसको वहाँ पर रहने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे तो जो प्लांट के जो तने वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल, उसके सेल में ही क्या प्रेजेंट होती है, तो उसमें इसके सेल में ही प्रेजेंट होती है सेल वॉल। और सेल वॉल क्या करती है कि सेल्स को या फिर प्लांट को या फिर उससे जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इतनी बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हम लोगों ने देखा कि साइटोप्लाज्म में चाहे जितने भी सेल थे सभी के सभी सेल के अंदर क्या पाया जा रहा था, तो वो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा था, है ना। चाहे वो हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा तो उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म पाया जा रहा था। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स किस चीज़ में तैर रहे हैं, तो एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है प्लाज्मा जिसे कहा जाता है, और उसे ही क्या कहा जाता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये एक टर्म और आती है प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है, तो साइटोप्लाज्म बेसिकली जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो प्लाज्मा मटेरियल होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा टर्म है जो कि सेल के अंदर अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ना कुछ प्लाज्मा मटेरियल पड़ा हुआ होता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो प्लाज्मा है उसे और सेल को अगर हम दोनों को मिला करके बात करें तो दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा है, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। इन दोनों को मिला करके अगर कोई चीज़ कही जाएगी तो वो क्या कहा जाएगा, उन दोनों को मिला करके कहा जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो ये साइटोप्लाज्म की खोज की है अगर पूछा जाए आपसे तो ये की है डुजार्डिन ने इसकी खोज की है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस टर्म को कॉइन किसने किया है, यानी कि ये शब्दावली किसने बनाई है, तो ये बनाई है पुरकिंजे ने, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो डुजार्डिन याद रखना है और साथ ही साथ पुरकिंजे नाम याद रखना है। पुरकिंजे में अगर आप ईयर भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1839 में इसने ये टर्म कॉइन की थी और तब से हम लोग इसे प्रोटोप्लाज्म की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग सीख लेंगे यहाँ से। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ होता है उसमें 99% लगभग वो कैसा होता है, वो ऑर्गेनिक टाइप का होता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रेजेंट होती है, अगर पूछा जाए कि इसके टर्म्स में कि सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, तो आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वाटर। और वाटर में भी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो अगर आप ऑक्सीजन लिखा हुआ हो और वाटर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा हो तो आप ऑक्सीजन को टिक कर देंगे, है ना। ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसमें लगभग कितना, 76% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, 76% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसके बाद 11% करीब कार्बन प्रेजेंट होता है ना, कार्बन प्रेजेंट होता है। और फिर 10% के आसपास इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। और 2.5% के आसपास करीब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आपको अगर डिटेल में भी पूछा जाए कि कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन इससे जो बनेगा कि इसमें साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, और आपको ज़्यादातर ऑप्शन वाटर मिलेगा। अगर वाटर नहीं मिलता है तो आप सेकेंड ऑप्शन में वहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ हो सकता है, तो फिर आप उसे में ऑक्सीजन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म की बात हो गई। साइटोप्लाज्म
ये इसका सबसे पहला जो सेल के अंदर अगर हम देखना शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ हमें जो दिखाई देती है कि सारे के सारे ऑर्गन्स किस में हैं, तो वो किस में हैं, साइटोप्लाज्म में हैं। ठीक है, सेकेंड हम टर्म की बात कर लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कि और क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी का फॉर्मेशन यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन, ये किसका काम है, तो ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। इसकी खोज की थी अल्टमैन ने, डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन, है ना। कभी आपसे पूछा जाता है कि किसने खोज की है, तो आपको इसमें दो नाम याद रखने हैं कि डिस्कवरी की है किसने, डिस्कवरी की है अल्टमैन ने, और टर्म को दिया किसने है, तो ये टर्म दिया है किसने, बेंडर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। तो आप ये बता देंगे कि खोज की है किसने, अल्टमैन ने, और कॉइन किया है इसका टर्म दिया है किसने, बेंडर ने, है ना। वहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे तो खोज किसने की थी, तो डुजार्डिन ने की थी, है ना। और नेम किसने दिया था, तो नेम परकिंजे ने दिया था। ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर खोज की है किसने, अल्टमैन ने, और नाम किसने दिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो नाम दिया है बेंडा ने। ठीक है, यहाँ से इतनी जानकारी हमको ले लेनी है। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे, सेल कुछ इस तरीके का पढ़ रहे थे, तो ये सेंटर में न्यूक्लियस था और यहाँ पर एक ऐसी एक बॉडी थी जिसके अंदर भी कुछ डीएनए मटेरियल प्रेजेंट था, इसके अंदर भी एक तरीके की क्या होती है, ये एक मेम्ब्रेन होती है ना। उस मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए मटेरियल, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर डीएनए है और मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एंजाइम्स भी हैं। तो इस तरीके की संरचना जब सबसे शुरुआत में देखी गई तो उनको लगा कि सेल के अंदर भी ये क्या कोई एक और सेल है क्या, क्योंकि हम जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स देख रहे थे, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता था, सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती थी और डीएनए प्रेजेंट होता था, है ना। तो इसके अंदर भी क्या है, डीएनए प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये सेल इनसाइड द सेल, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल इनसाइड द सेल ये किस ऑर्गेनल को कहा जाता है, तो ये भी किसे कहा जाता है, ये भी कहा जाता है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसके जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसे क्रिस्टे कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाता है, तो उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, उसकी मेम्ब्रेन को क्रिस्टे कहा जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो फ्लूइड है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है ना। उसके अंदर जो फ्लूइड है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमको पता होनी चाहिए क्योंकि इसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, क्रिस्टे, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो सेल इन प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, तो ये एक तरीके की क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है और ये किसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो भी आप क्या बताएंगे कि ये किसके बारे में कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी साइट है ना, एटीपी जनरेट करती है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस इस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से। अगला हम देख लेते हैं ऑर्गेनल, अगला हम देख लेते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये कैमिलो गोल्जी ने किया था, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, इन्हीं के नाम से ही इस ऑर्गेनल का नाम दिया गया है, कैमिलो गोल्जी के नाम से ही गोल्जी बॉडी दिया गया है। और गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोगों ने देखा था जब हम लोग सेल देख रहे थे, तो जैसे ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर। ठीक है,
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था। और ये क्या काम कर रहा था, ये कैमिलो गोल्जी ये बेसिकली जितनी भी प्रोटीन बनी हुई है इस प्रोटीन में वैल्यू एडिशन का काम करता है ना। सारी की सारी प्रोटीन जो सेल बनाता है वो प्रोटीन कहाँ पर इकट्ठा होती है, तो वो इकट्ठा होती है इसी गोल्जी बॉडी में। और इस गोल्जी बॉडी में इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, इसमें उसका वैल्यू एडिशन हो रहा होता है ना। कुछ इसमें लिपिड्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, कुछ और भी हाइड्रोकार्बन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। तो प्रोटीन में का ही वैल्यू एडिशन होता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे एक तरीके से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ सेल कहा जाता है। यानी कि हमारी बॉडी को कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत होती है तो वो इस सेल को पता होता है और सेल उसे प्रोटीन के फॉर्म में बनाता है। प्रोटीन के फॉर्म में कौन बना रहा होता है, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। राइजोबियम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन जो बनी हुई प्रोटीन होती है वो प्रोटीन किसके पास जा रही होती है, तो वो जा रही होती है इस गोल्जी बॉडी के पास। और गोल्जी बॉडी ही क्या काम कर रहा होता है, उसका वैल्यू एडिशन कर रहा होता है। तो ये एक तरीके से इसने क्या काम किया है, इसने एक तरीके से उसकी स्टोरेज का काम किया है, प्रोसेसिंग का काम किया है और पैकेजिंग का काम किया है। तो स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम की ये किसका काम होता है, तो ये काम होता है किसका, गोल्जी बॉडी का। अगर हमसे पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी क्या काम करती है, तो या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कौन करता है, राइजोबियम करता है। लेकिन अगर आपसे ग्लाइकोप्रोटीन पूछा जाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ये करती है गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर पाएंगे और इसका आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या फिर पैकेजिंग का काम किसका है, ट्रांसपोर्ट का काम किसका है। तो ये इस तरीके की सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो किससे बनेंगे, गोल्जी बॉडी से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल की बात कर लें तो नेक्स्ट ऑर्गेनल है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो शुरुआत में हम बातें कर रहे हैं ये ऑर्गेनल दोनों ही सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। जब हम किसी भी सेल को, कोई भी सेल जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, तो हम उसे अलग से बताएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। अभी अगर हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो ऑर्गेनल हैं ये किस में पाए जा रहे हैं, ये दोनों में ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो जैसे ये हमारा सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के आसपास की ही जगह ये कुछ एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और ये स्ट्रक्चर जो होता है ये न्यूक्लियस से तो जुड़ा ही रहता है, साथ ही साथ ये जुड़ा हुआ होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से भी, है ना। ये पूरा न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक पूरा का पूरा अटैच होता है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहा जाता है रफ, जो इसके पास वाला पार्ट है, न्यूक्लियस के पास वाला पार्ट है, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये जो दूर वाला पार्ट है इसे सॉफ्ट या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ किस लिए और रफ किस लिए, तो ये जो अंदर वाला न्यूक्लियस के पास वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें ढेर सारे राइजोबियम्स पाए जाते हैं, है ना। ढेर सारे राइजोबियम अंदर वाले में पाए जाते हैं, जबकि बाहर वाले में इतने राइजोबियम नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर राइजोबियम पाए जाते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा जो राइजोबियम पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अंदर वाले में। तो ये कुछ अंदर इतने सारे जो राइजोबियम पाए जाते हैं उसके कारण ये कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है। कोई भी चीज़ अगर रफ दिखाई दे रही है इसका मतलब खुरदुरे जैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर राइजोबियम नहीं है तो ये एकदम स्मूथ दिखाई दे रहा है ना, एकदम चिकना दिखाई दे रहा है। और जबकि ये कुछ खुरदुरा सा दिखाई दे रहा है, तो किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ राइजोबियम्स के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है कि स्मूथ और रफ, ये इसके साथ में एक साइट है
यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक साइट प्रोवाइड करती है राइजोबियम को कि हाँ भाई प्रोटीन सिंथेसिस अगर होगा तो वो किस जगह पे होगा, खास तौर से किस जगह पे होगा। तो वो खास तौर से सबसे ज़्यादा जो हो रहा होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी किस पार्ट में, तो वो रफ वाले पार्ट में हो रहा होगा। रफ वाले पार्ट में जहाँ पर राइजोबियम प्रेजेंट होंगे वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस का सारा काम हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इसमें से उसे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, फिर अगला है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में सीख लेते हैं। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी ये ग्रेनुलर टाइप का स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा जब भी हम राइजोबियम बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डॉट 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 से बना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रेनुलर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रेनुलर यानी कि जो हमारी ग्रेन्स होती हैं, जैसे कि हमारे व्हीट, ग्राम, ये सब जो ग्रेन्स होते हैं, हमारे जो अनाज होते हैं, अनाज को भी क्या कहा जाता है कि ग्रेन टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। तो बेसिकली अगर हम राइबोसोम को अगर हम क्लोजली देखें तो इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये पूरे तरीके से एक ग्रेन जैसा नहीं होता है, इसमें एक छोटा पार्ट होता है और एक बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा पार्ट है बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम बेसिकली इस बड़े वाले पार्ट में ही होता है ना। और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक प्रकार का आरएनए प्रेजेंट होता है, जैसे कि डीएनए होता है। डीएनए में ही अभी हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। अभी हम ये जान लेते हैं कि राइबोसोम, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। ऐसे ही राइबोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, तो राइबोसोम में आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आरएनए भी कौन से टाइप का, तो अगर हम देखेंगे तो आरएनए भी हम वहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए और क्या कहते हैं आरआरएनए, और क्या कहते हैं है ना टीआरएनए, है ना, एमआर और टी, मैसेंजर, ये आरआरएनए। तो ये जो आरआरएनए प्रेजेंट होता है, आरआरएनए, है ना, तो आर टाइप का आरएनए ये जो प्रेजेंट होता है वो इसके अंदर राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए न्यूक्लियस से आता है, और जो टीआरएनए होता है वो टीआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके के 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, और उसमें भी अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आरएनए क्या है और आरएनए के फंक्शंस क्या हैं। तो फिलहाल के लिए हम इतना जान लें कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम एक ऑर्गेनल है ना, एक तरीके का सेल के अंदर अगर हम कहें कि ये वर्कर है एक तरीके का, जो कि प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद और क्या बातें इससे पूछी जाएंगी, तो इससे बात पूछी जाएगी कि इसमें और क्या प्रेजेंट होता है। आरएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए भी किस टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है, तो आरआरएनए प्रेजेंट होता है। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, तो वो उनमें से किस प्रकार का आरएनए प्रेजेंट होता है, तो आरआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे और क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। डिस्कवरी एक बार हम लोग जान लेते हैं। तो पैलेड नाम के साइंटिस्ट हैं, पैलेड, है ना, पैलेड नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है राइबोसोम की। ठीक है ना, और इतनी जानकारी ये बेसिकली जो रफ पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सबसे ज़्यादा ये वहीं पर पाए जाते हैं, है ना। और जैसे ही इनके पास भी मैसेज आता है कि इनको प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राइबोसोम के बाद लाइसोसोम। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवर्ड बाय डी डूवे, है ना। डी डूवे जो है, है ना, तो ये इन्होंने इसकी खोज की है लाइसोसोम की। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की है, पहली बात, है ना,
तो अगर हम देखें तो हम जब लोग सेल बना रहे थे तो ये न्यूक्लियस है और आसपास कुछ ऐसे पॉकेट्स से बना दे रहे थे, है ना। तो ये क्या होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक का मतलब क्या होता है, बोरे की तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, बोरे जैसे, है ना। चारों तरफ से ओपन इस तरीके से, अंदर एक ऐसा बोरा जैसा होता है ना, और इसके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। लगभग 24 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, 24 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, है ना। कितने ज़्यादा हैं, 24 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे सुसाइडल बॉक्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, सुसाइडल, है ना, सुसाइडल बॉडी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, सेल की सुसाइडल बॉडी, है ना। ये इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर, ये बेसिकली या तो जो भी अनडिजायर्ड चीज़ें होती हैं, है ना। सेल के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी आ गई जो कि सेल के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो उसे डिसॉल्व करने का काम, उसे कैप्चर करने का काम, उसे ख़त्म करने का काम किसका होता है, तो वो ख़त्म करने का काम लाइसोसोम का होता है। लेकिन ये लाइसोसोम अगर फट जाए या फिर अपने अंदर ही क्या काम करे, ये अगर इस सेल में कुछ खराबी आ जाए तो ये लाइसोसोम अपने आप को ही डाइजेस्ट करने की भी क्षमता रखते हैं, ये पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इन लाइसोसोम्स को कई बार क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, सुसाइड करने वाले बैग के समान, है ना। बैग भी क्या है, एक तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो किसे कहा जाता है, तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसने खोज की, तो डी डुवे ने की। लगभग 24 टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं, कैन डाइजेस्ट द एंटायर सेल, ठीक है। और ये एंजाइम किस तरीके के, तो बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि वाटर वाले एंजाइम हैं, ठीक है। साथ ही साथ लाइसोसोम से ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि लाइसोसोम कौन सी ऐसी सेल हैं जिनमें कि लाइसोसोम नहीं पाए जाते। तो एक एनिमल सेल है जिसमें कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता, और एक प्लांट सेल है जिसमें कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनिमल सेल कौन सी है जिसमें कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो आप बताएंगे हमेशा कि आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं आपके, तो इन आरबीसीज में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इस तरीके की जो सेल होती हैं उनमें क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और आरबीसी में तो न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है ना, इसलिए इन्हें ब्रेनलेस सेल्स कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में ऐसी कौन सी सेल हैं जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता या फिर लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये कौन सी हैं, ये सीव सेल्स हैं। सीव सेल्स ये बेसिकली जाइलम में पाई जाती हैं, जो कि क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जाइलम प्लांट सेल में, तो उसी में पाई जाती हैं सीव सेल्स। तो ये सीव सेल्स में भी क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, और साथ ही साथ ये क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम ये बातें बता पाएंगे, ठीक है। अगर कभी आपसे कभी पूछा जाता है तो आप इस तरीके की बातें बता पाएंगे। तो ये ऑर्गेनल्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनल्स ये किस में पाए जाते थे, प्लांट सेल में भी पाए जाते थे और एनिमल सेल में भी पाए जाते थे। अब हम कुछ ऐसे सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल या सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। तो एक हम सबसे पहला देख लेते हैं सेंट्रोसोम। ये जो ऑर्गेनल है ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल और डिस्कवर्ड अगर इसे पूछा जाए, डिस्कवर्ड बाय बोवेरी, ठीक है। किसने खोज की थी इसकी, तो आप बता पाएंगे कि इसकी खोज की थी किसने, बोवेरी ने, ठीक है। और साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ किसमें, एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, ठीक है। और सेंट्रोसोम बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो ये टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन को जो इनिशिएट करना, सेल डिवीजन होना, तो ये सारा काम किसका होता है, तो इनिशिएट
सेल डिवीज़न, है ना। सेल डिवीज़न देखेंगे तो सेल डिवीज़न क्या होते हैं, सेल डिवीज़न दो प्रकार के होते हैं, है ना, माइटोसिस और मियोसिस। अगर हमारे है ना बॉडी में अगर एक सेल दूसरी सेल का फॉर्मेशन कर रही होती है तो वो क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है ना। और रिप्रोडक्शन सेल्स में क्या होता है, मियोसिस हो रहा होता है। तो बेसिकली वहाँ पर क्या हो रही होती है, सेल का डिवीजन हो रहा होता है, एक सेल से दूसरी सेल बन रही होती है। तो वो जो एनिमल सेल में एक सेल से दूसरी सेल का बनना होता है तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है सेंट्रोसोम के कारण। सेंट्रोसोम उसे इनिशिएट करता है, उसे डायरेक्ट करता है, और साथ ही साथ वो है ना, ठीक है। सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती हैं, है ना। और अगर हम देखें तो ये इसमें बेसिकली 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ठीक है, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं सेंट्रोसोम में। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सेंट्रोसोम के बाद हम लोग देख लेते हैं प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं। फाइंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। ये प्लास्टिड्स का काम क्या होता है ना, इन प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये फूड के फॉर्मेशन का काम करते हैं, है ना। फूड का फॉर्मेशन यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, किचन ऑफ सेल, है ना। या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन, है ना। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि प्लांट के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन होती है, तो ये कहाँ हो रही होती है, तो ये बेसिकली किस में हो रही होती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में हो रही होती है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये इसका क्रोमोप्लास्ट का बेसिकली ये डिसाइड करता है कलर्स, है ना। कलर से डिसाइड करता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम जो कई प्रकार के प्लांट्स होते हैं, है ना, उनके फ्रूट्स या फिर उनके फ्लावर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। जैसे कि रेडिश में कलर होता है, जैसे कि टोमेटो में कलर होता है, पोटैटो में कलर होता है ना। तो जितने भी ऑरेंज में कलर होता है, एप्पल में कलर होता है, तो इनमें जो कलर होता है वो कलर कौन डिसाइड करता है, तो वो कलर डिसाइड करता है ये क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मतलब कि कौन सा प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कलर को डिसाइड करता है, तो वो कलर कौन डिसाइड करता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर्स को डिसाइड करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, और ये पाया जाता है बेसिकली स्टेम्स या फिर रूट्स में, ठीक है। जो प्लांट की रूट्स होती हैं या प्लांट की स्टेम्स होती हैं, ये बेसिकली स्टेम्स या रूट्स में ही पाए जाते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट। और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करते हैं, तो बेसिकली इनका काम होता है स्टोरेज का। जो भी फूड का फॉर्मेशन हुआ है उस फूड को स्टोर करने का काम किसका होता है, तो वो होता है इन ल्यूकोप्लास्ट का। इन ल्यूकोप्लास्ट में ही क्या होता है, स्टार्च या फिर फैट या फिर प्रोटीन के फॉर्म में ये जो भी फूड होता है वो स्टोर होता है ना। और ये ल्यूकोप्लास्ट कौन सी सेल में पाए जाते हैं, तो स्टेम्स या फिर रूट्स की जो भी सेल्स होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो, यहाँ से इतनी बात हो जाती है प्लास्टिड्स के फॉर्म में, ठीक है। प्लास्टिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके बाद एक स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, वैक्यूल्स को। वैक्यूल्स हमने देखा कि प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा फॉर्मेशन होता है। ये हालांकि एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल में इतना बड़ा पार्ट नहीं होता। हम लोगों ने एनिमल सेल में उसे बहुत ही छोटा बना रखा था, या फिर कोई भी जैसे ऑर्गेनल है, अगर वो ख़त्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, या फिर उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो सारा का सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है एनिमल सेल में, वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो इन वैक्यूल्स के फॉर्म में ही स्टोर होता है ना। और बाद में उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये बहुत ही बड़ा मतलब जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल प्लांट सेल में है, तो वो कौन है, वो ये वैक्यूल ही है। हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग प्लांट सेल बना रहे थे, तो जैसे मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, और हम लोगों ने इसमें ही क्या बना दिया, एक प्लांट सेल बना दी, ठीक है। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इस तरीके की, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये अगर सेल है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट अगर ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट लगभग न्यूक्लियस से भी सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर कौन कवर कर रहा है, तो ये कवर कर रहा है वैक्यूल्स ही कवर कर रहे हैं, है ना। और इन वैक्यूल्स में होता क्या है, इन वैक्यूल्स में बेसिकली वाटर ही प्रेजेंट होता है ना, सबसे ज़्यादा वाटर ही प्रेजेंट होता है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का, है ना। अब प्लांट सेल में हम समझ सकते हैं कि प्लांट सेल में फूड फॉर्मेशन का काम हो रहा है, खाना बन रहा है, और अगर बन रहा है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी, और वाटर की ज़रूरत होगी इसलिए, और साथ ही साथ क्या है, उसे वाटर को स्टोर करके भी रखना पड़ेगा, है ना, उसे यूज़ करते रहने के लिए। तो या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में एक्सचेंज होते रहना होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। और ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू ये यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि फूड का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, फूड को प्रोसेस किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये काम कहाँ पर होता है, ये बेसिकली अगर देखा जाए कि कौन सा टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को अगर स्टोर करता है, तो आप बताएंगे कि वैक्यूल्स वो बॉडी है जो कि टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को यहाँ से जानकारी मिल जाती है। इसके बाद फाइनली जो हम समझ लेते हैं, ये हो गए लगभग हम लोगों ने सारे के सारे ऑर्गेनल्स इसके कवर कर लिए हैं, है ना। एक फाइनल जो बात हम लोगों को सीखनी है वो हम सीख लेते हैं अब न्यूक्लियस के बारे में, है ना। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में ये सबसे बड़ी बॉडी है ना। द प्लांट सेल में सेकेंड सबसे बड़ी बॉडी है। फर्स्ट नंबर पे वैक्यूल्स आ जाता है, सेकेंड नंबर पे ये क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस को साथ ही साथ सेल में ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के लिए नाम जो दिया गया है, न्यूक्लियस के लिए इसका नाम दिया गया है क्रेयॉन, है ना। इसलिए इसे न्यूक्लियस की स्टडी करने को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। और न्यूक्लियस में बेसिकली अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और वो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी कुछ प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, तो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। और अंदर सबसे अंदर में जो है वो उसे क्या कहा जाता है, उसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी और इसके बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी डिस्कवरी जो की थी तो ल्यूवेनहॉक। अगर हम लोग जानते हैं कि ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ल्यूवेनहॉक ने लाइव सेल्स की डिस्कवरी की थी, कि जो लाइव सेल्स हैं उनकी खोज किसने की है, तो ल्यूवेनहॉक ने की है। लेकिन इसके बारे में ऐसा डिटेल से जो बताया वो किसने बताया, तो वो रॉबर्ट हुक ने बताया, ठीक है।
तो वो उसके लिए नाम किसका आता है, डिटेल में बताने का काम किसका आता है, तो रॉबर्ट हुक का आता है। ठीक है, खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने उस वक्त खोज कर ली थी, और साथ ही साथ इसके बारे में डिटेल में बताया किसने है, तो उसके बारे में बताया है रॉबर्ट ब्राउन ने, सॉरी रॉबर्ट हुक ने तो खोज की थी डेड सेल्स की, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्म। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी बेसिकली ये क्या होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, कुछ ऐसे फाइब्रस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, और ये क्या कहलाती है, धागे नुमा संरचनाएं। ये पूरे धागे नुमा संरचनाएं एकदम अंदर फैली हुई होती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन्स कहा जाता है। और ये क्रोमेटिन्स को भी अगर हम छोटे पार्ट देखें तो इनके छोटा पार्ट जो कहलाता है वही क्या कहलाता है, वो क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। और क्रोमोसोम को भी अगर हम देखें तो क्रोमोसोम भी किस फॉर्म में होता है, तो अगर हम इसको देखें तो ये एक डीएनए प्रोटीन के फॉर्म में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। क्योंकि अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए के बारे में अगर हम समझें तो डीएनए में बेसिकली 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। डीएनए में अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए में प्रेजेंट होती हैं 3 चीज़ें। डीएनए में प्रेजेंट होती हैं 3 चीज़ें। वो पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ होती है राइबोज शुगर। दूसरी चीज़ जो प्रेजेंट होती है वो होती है फॉस्फोरिक एसिड यानी कि HPO3। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो प्रेजेंट होती है राइबोज शुगर, यानी कि राइबोज शुगर क्या होती है, C5H10O5, है ना। ये ग्लूकोज टाइप का ही फॉर्म है, तो ये राइबोज शुगर है ना, फॉस्फोरिक एसिड है। और साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसमें, डीएनए में, है ना। डीएनए क्या था, वही क्रोमेटिन्स का शॉर्ट फॉर्म, क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है डीएनए। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये तो हो गया न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सी राइबोज का मतलब क्या होता है, ये जो है राइबोज शुगर है, इसमें से एक ऑक्सीजन इसका कम होता है ना, एक ऑक्सीजन कम होता है। तो ये है तो राइबोज शुगर ही, लेकिन एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है ना। जबकि अगर हम देखें आरएनए, तो आरएनए में भी यही सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में पूरी की पूरी शुगर होती है ना। ये जो राइबो शुगर है वो 5 रहती है, इसलिए उसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और इसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोज कहा जाता है। एक ऑक्सीजन कम, इसलिए डीऑक्सी राइबोज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजिनस बेस का भी क्लासिफिकेशन कई बार पूछ लिया जाता है। तो नाइट्रोजिनस बेस भी बेसिकली 2 प्रकार में क्लासीफाई किया जाता है, इसे प्यूरीन और पिरीमिडीन इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। प्यूरीन में भी दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरीमिडीन में भी 2 होते हैं, थाइमीन और साइटोसिन। ठीक है, इस तरीके से ये नाइट्रोजिनस बेस हैं। ये सभी की सभी, एडेनिन हो, थाइमीन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी नाइट्रोजिनस बेस ही हैं, है ना। ये सभी के सभी नाइट्रोजिनस बेस ही हैं, और उन्हीं का ये क्लासिफिकेशन है। ए और टी के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। जी और सी के बीच में क्या पाया जाता है, तो जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरीके के भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमसे थोड़ी बहुत बातें अगर पूछी जाती हैं, तो थोड़ी बहुत बातें हमें डेप्थ में भी पता होनी चाहिए। तो इस तरीके की अगर कभी बातें पूछी जाती हैं तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए हमारा। न्यूक्लियस के अंदर से ही 3 प्रकार के आरएनए जनरेट होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर से ही जनरेट होता है
आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। ठीक है, ये 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। तो mRNA क्या होता है? ठीक है, बस फिनिश ही होने वाला है। तो वो जो mRNA बेसिकली एक प्रकार का मैसेंजर है ना। मैसेंजर क्या काम करता है? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम को जाकर के बता रहा होता है कि किस प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। आरएनए क्या होता है? ये बेसिकली राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो टीआरएनए होता है, अगर हम देखें तो हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो खाना बेसिकली हमारे शरीर में जाकर के हमारी बॉडी में ही कन्वर्ट हो जाता है। हमारी की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है प्रोटीन से। इस प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? तो इस प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है राइबोसोम। और राइबोसोम के पास किस प्रकार का आरएनए है? ये आरएनए है, जो कि एक तरीके का जो डीएनए है, डीएनए से ही आरएनए बना हुआ है, ठीक है। तो डीएनए के पास क्या होती है? इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि किस प्रकार का हमें फॉर्मेशन करना है, किस प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। और वो इन्फॉर्मेशन किसे देता है? वो इन्फॉर्मेशन देता है राइबोसोम को। किस फॉर्म में? एमआरएनए के फॉर्म में। तो ये यहाँ से मैसेज राइबोसोम को जाता है कि किस प्रकार का फॉर्मेशन करना है। और टीआरएनए क्या काम करता है? टीआरएनए बेसिकली सेल में प्रेजेंट होता है और वो हमारे जो अंदर प्रोटीन जाता है उस प्रोटीन को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो वो काम करता है टीआरएनए। इस तरीके से जो भी हमारे अंदर प्रोटीन जाता है वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में? जो हमारी बॉडी का डीएनए है उसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम फूड तो हम भी वही ले रहे हैं, हमारे पास में जो बगल में है वो भी फूड वही ले रहा है, लेकिन उसके आईज़ का कलर अलग है, उसके हेयर्स का कलर अलग है और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का अलग है ना, और हमारे में अलग है। तो वो एक ही फूड अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्यों शो कर रहा है? क्यों? क्योंकि सभी का डीएनए अलग अलग है और डीएनए अलग अलग है तो इन्फॉर्मेशन अलग अलग जा रही है और अलग अलग इन्फॉर्मेशन से वो अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरीके की ये सारी की सारी बातें थी, है ना। सेल को लेकर के हम लोगों ने लगभग सारी बातें कवर की कि किस किस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए, ठीक है। तो ये था हमारा सेल को लेकर के वो सारा का सारा स्ट्रक्चर, है ना। सेल डिवीज़न बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सेल डिवीज़न में हमें बस इतनी ही बातें पता होनी चाहिए कि माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। तो माइटोसिस हमारे जो बॉडी के ही सेल्स अलग अलग जो टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, ये माइटोसिस कहलाते हैं। और रिप्रोडक्टरी सेल्स में क्या होती है? मियोसिस होती है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में अगर आप कुछ और भी बातें जानना चाहते हैं या फिर कोई बात अगर रह गई, आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी बातें को ऐड करना ज़रूरी था, या फिर आप किसी और बात पे कुछ और भी डिटेल्स चाहते हैं, तो आप हमारे लेक्चर के कमेंट सेक्शन में उस अपनी बातों को रख सकते हैं। हमें आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा, है ना। और आपको ये लेक्चर हमारे कैसे पसंद आ रहे हैं, इन बातों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। और जो आप चैनल सपोर्ट कर रहे हैं उसका आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।